भारत की धरती पर, इस तथाकथित आजाद धरती पर जिन कारणों से यह देश बटा 21 लाख लोगों की हत्याएं हुई, हजारों करोड़ों लोग शरणार्थी बने, हमारे नेता कितने बड़े दलाल थे। लाशें पड़ी हुई हैं, चील कौए खा रहे हैं, गली गली मातम हो रहा है, लेकिन आपकी कायरता और सत्ता की लालसा ने भारत की धरती पर एक राज जहां उनकी गिनती ज्यादा थी, उन्होंने कहा नहीं, हम भारत के अंदर हैं लेकिन भारत का संविधान और संसद को नहीं मानेंगे। हमारा संविधान भी अलग करो, हमारी संसद भी अलग करो। हमारे यहां चीफ मिनिस्टर नहीं कहलाएगा, हमारे यहां राज्यपाल नहीं कहलाएगा, हमारे यहां भी प्रधानमंत्री होगा और सदर रियासत होगा। 1958 तक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था। हमारे लोगों ने आजाद धरती के ऊपर एक पाकिस्तान बनाया, मेरे और आपके पैसे से चलाया, और जो आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। अभी भी उनका संविधान अलग था, धारा 370 हटने के बाद संविधान हटा है। उन्होंने आज भी 5 लाख लोग जो पाकिस्तान से आए थे, कश्मीर से आए थे, जिनको लूट लिया गया था, उनको नागरिकता नहीं मिल रही। उस कश्मीर कश्यप ऋषि के वंशज जिनके नाम से कश्मीर है, उनके मूल निवासियों को भारत के अंदर उन्होंने बेघर कर दिया। ये बलात्कारी लुटेरे वो दम टैक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। वो मानसिकता आज भी इस धरती पर है, और बार बार वो सोचती होगी कि ये कैसे लोग हैं भाई, इनको जितना मारो ये तब भी कहते हैं हम भाई भाई हैं। ये आपकी गलतफहमी है, और वो ये समझ गए हैं कि जितनी बार ये कहते हैं कि हमारे और आपके बीच में भाईचारा है, ये आप कायरता होकर के समझौता करते हैं। उन्होंने कहा इस्लाम की फिलॉसफी में ये फंडा ही नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, उस दौर का सबसे ईमानदार आदमी, बिना लाग लपेट के कहने वाला आदमी, क्योंकि वो अंग्रेजों का एजेंट नहीं था, उसे ट्रांसफर ऑफ पावर में कुछ मिलने वाला नहीं था। भारत के पहले कानून मंत्री ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा है साफ साफ, इस्लाम एक बंद खिड़की की तरह है, यह भाईचारा आपस में है, यह उसके बाहर नहीं है। यह उन्हीं का कहना है कि भारत विभाजन मजहब के नाम से हुआ था। आज भी बड़ा बड़ा राष्ट्रवादी नहीं बोल पाता है, जो संगठन चला रहे हैं वो भी नहीं बोल पाता है। उनको लगता है हम क्यों बोले भाई, सच बात बताओगे तो कुछ और हो जाएगा। उन्होंने तब भी कहा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है, जब तक इस देश में एक भी मुसलमान है यह विभाजन इनकंप्लीट है। ऐसे लोग हीरो नहीं बने आपके। हीरो कौन बने? चापलूस, दलाल, बिके हुए लोग। इसलिए हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं अपने स्वार्थों के लिए। यूनाइटेड भारत में 2 लोग प्रधानमंत्री थे, दोनों का फर्क देखिए, लेकिन उसका नाम किसी के बताने के बाद आपकी समझ में आया। वैसे आप कोलंबस का इतिहास पढ़ते हैं, एक शख्स इस कांग्रेस पार्टी के अंदर की चाटुकारिता से तंग आकर के बाहर चला गया। बाहर जाकर के दुनिया भर में घूमा, दुनिया के लोगों से बात की, और इतनी ताकत के साथ बाहर से जब वो हिंदुस्तान आया, उसने भारत की आजादी की घोषणा की, बैंक चलाया, करेंसी चलाई, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के मोयान के अंदर जब वो फौजें लेके पहुंचा तो सबको पता था कौन है वो आदमी। उस आदमी ने भारत की आजादी की घोषणा की और स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया। फर्क देखिए, तथ्यों पे बात कर रहा हूं मैं, इमोशनल बात नहीं करता। जब उसने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, उस वक्त भारत के अंदर अंग्रेज मौजूद थे। अंग्रेजों की मौजूदगी में भारत की घोषणा, आजादी की घोषणा की। दुनिया के 11 राष्ट्रों ने
जिसमें सोवियत यूनियन जैसा ताकतवर देश मौजूद था, उसको मान्यता दी, आजादी की मान्यता दी। लेकिन पैराडॉक्स देखिए इसका, हमारी कायरता देखिए। बंगाल के अखबार पढ़िए जाकर के। राष्ट्रों के जीवन में 70-75 साल बहुत एक लम्हे के बराबर होते हैं। बंगाल की लाइब्रेरी में, कलकत्ता की लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। सुभाष ने जब अपील की थी और जब वो बढ़ने वाले थे बंगाल की तरफ, बंगाल में आज जिस बंगाल को आप देख रहे हैं, उसी बंगाल में एक बहादुर पैदा हुआ था जिसने गुजरात के उस आदमी को साफ साफ बोला था। नोआखली का दंगा हुआ, डायरेक्ट एक्शन हुआ। शहीद हुसैन सोहरावर्दी वहां का मुख्यमंत्री था। 2 दिन की पुलिस को छुट्टी देने के बाद ओपन उसने हिंदुओं की हत्या की। 2500 से 10,000 के बीच में हिंदू मारे गए। लाशें बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, सड़कों पे पड़ी रहीं, सड़ती रहीं। लेकिन एक आदमी पैदा हुआ उनके बीच में से। इसलिए इतिहास ने उनको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मुझे इसकी इंटरेस्ट नहीं है। जब समाज याद रखता है तो इतिहास छोटा हो जाता है। एक आदमी ने हथियार उठाया और उसने कहा हथियार का जवाब हथियार से दिया जाएगा। नोआखली के दंगों का जब उसने बदला लेना शुरू किया तो बहुत लोगों को अल्लाह मियां के पास पहुंचाया। वो गए थे जो गुजराती थे, वो पहुंच गए फौरन। यहां लाशें गिर रही थी, इसकी चिंता नहीं थी। नोआखली में धरना देने बैठ गए और उस शख्स को बुलाया गया, पूछा गया कौन है, उसको बुलाया गया, संवाद हुआ। गांधी जी उससे बोले कि तुम हथियार डाल दो। बोले मैं आपकी तरह कायर नहीं हूं, अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। आपके कहने से हथियार नहीं डालूंगा मैं। उस गोपाल पाठा को हम भूल गए। इसलिए गोपाल पाठा समाज में सब नहीं बनना चाहते हैं गोपाल पाठा पड़ोस में पैदा हो। हमें तो उसके बाद की जो मलाई है उसे खाने के लिए आगे जाना है। हमने ये बीमारी पाली। लेकिन एक घटना आजादी से पहले की सुभाष चंद्र बोस की है और एक घटना आजादी से पहले एक और घटना है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और फिर अपने दिल पे हाथ रखिए कि हमें किसके साथ खड़ा होना था। 1946 में चुनाव हुआ। उस चुनाव के 2 नारे थे। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चुनाव था। मुस्लिम लीग का नारा था हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। यह 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा था। कांग्रेस पार्टी को यह बताया जा रहा था कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है। 46 का चुनाव हुआ। पूरे देश की प्रोविंशियल असेंबली की कुल गिनती 1585 थी, 1585। 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ। चुनाव में 492 सीटों में से 429 सीटें मुसलमानों ने जीती मुस्लिम लीग के टिकट पर। उन्होंने साफ 80 से 85-88% पॉपुलेशन ने, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया। पाकिस्तान बन गया। और तीसरी घटना 1946 में हुई। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना था। उस अध्यक्ष की भूमिका यह है कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो 1946 की वो घटना इसलिए बता रहा हूं कि उसके बारे में आपने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा होगा, लेकिन ओरिजिनल सोर्स से पढ़ने से आसानी यह होती है कि आपका दुश्मन भी आपको चैलेंज नहीं कर पाता है। आप अपनी लिखी लिखाई ज्ञान को खुद ही पढ़ते रहेंगे और दुनिया ने अगर उसको मान्यता नहीं दी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। 15 प्रोविंशियल असेंबली ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए गुप्त मतदान किया। गांधी जी बैठे हुए हैं, जेपी कृपलानी बैठे हुए हैं जो उस वक्त के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे,
पटेल बैठे हुए हैं और सामने नेहरू बैठे हैं, और 15 में से सिर्फ एक वोट नेहरू को मिला, बाकी पटेल को मिले अध्यक्ष बनने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एजेंडे के तहत थी, चीजों को पता नहीं चल पा रहा था, गांधी जी ने पर्ची दी जेपी कृपलानी को, कहा कि सरदार से कहो कि विड्रॉ कर ले। यह मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं, सरदार पटेल के माथे पे बल थे और उन्होंने गुस्से से पर्ची वापस कर दी। सरदार पटेल के गुस्से को शांत करने के लिए तब उन्होंने कहा कि नेहरू तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला है। उसके बाद दोबारा गांधी ने जेपी को पर्ची लिख के कहा कि सरदार से कहो इस्तीफा दे दे। बड़े कैरेक्टर का आदमी था सरदार, कोई लालची पिछलग्गू नहीं था, किसी के रहमो करम पे सरदार पटेल नहीं बने थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक आदमी जिसे अपनी पार्टी के अंदर अध्यक्ष बनने के लिए एक भी वोट नहीं दिया, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। और जिस आदमी को दुनिया के 11 राष्ट्रों ने दिया, उसको देश ने नहीं माना। इसलिए हमने अपने हीरो भी कायर चुने हैं। यह पूरा वाकया किसी हिंदूवादी ने नहीं लिखा है। गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट, यह किताब भारत के पब्लिकेशन डिवीजन ने उस वक्त छापी थी। फिर 70 साल तक उनका रूल रहा तो यह किताब गायब कर दी। उस किताब के लिखने वाले का नाम है जेपी कृपलानी, जो उस वक्त वहां बैठे हुए थे। यह सारा वर्णन जेपी कृपलानी ने किया है, इसलिए इसमें कहीं गड़बड़ नहीं है। यह किताब ढूंढ लिए, मिलेगी नहीं आपको, लेकिन हम जैसे पागल खाली टाइम में यही काम करते हैं। पैसे नहीं होते तो साबू साहब जैसे लोगों से कहते हैं कुछ 10-10, 2-4 हजार रुपए हमको दे दीजिए। हमारे पास नहीं है, हम तो छोड़ के आए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो किताब हमने विदेश में किसी से कहा तो उन्होंने कहा इसकी कोई एक पतली सी कॉपी किसी लाइब्रेरी में मौजूद थी, वहां से फोटो कॉपी करा करके लाया। और इसलिए लाए कि जब पब्लिकली बोले तो कोई ये ना कहे कि ये किस्सा कहां से आपने सुनाया है, इसलिए उस किस्से को हॉर्सेस माउथ, जो ओरिजिनल सोर्स है, मैंने वहां से आपको बताया है।